सब अपनी बच्चियों वाले, मैं भी किसी की बगावर हूँ, मैं भी किसी की आसफा हूँ। मतलब इनके घर में जो बेटियां हैं वो बेटियां हैं, हम किसी की बेटियां नहीं हैं, हम किसी की इज्जत नहीं है। इनको मरियम नवाज तो पाकिस्तान की बेटी लगती है, पर हम जो इंसाफ के लिए दर बदर हैं, हम इनको नजर नहीं आते हैं। मैं इन सरदारों से डरती नहीं हूँ, मुझे अगर खौफ है तो अल्लाह की जात का है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जब भी मौत होगी गोली से ही होगी। ये सरदार और जागीरदार किसी को भी नहीं छोड़ते। ये रियासत मदीना है, क्या किसी आम आदमी को रियासत मदीना में इंसाफ मिल सकता है? मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ये जरूर वाज़ेह करूंगी कि अगर मुझे अल्लाह ना करे पाकिस्तान की अदालतों में मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे जिनको अल्लाह पाक ने आज पावर देकर बिठाया है, तो मैं उन सब की शिकायत करूंगी अल्लाह से, और मैं इंशाल्लाह रोज़े महशर इन सब से मैं हिसाब लेके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं पाकिस्तान की उस बेटी के साथ मौजूद हूँ जिनका नाम है उम्मे रुबाब। उम्र थी इनकी 18 साल, लेकिन हवा की इस बेटी ने इंसाफ लेने के लिए सर पर कफन बांधा और 200 से 250 के करीब अदालतों की पेशियां भुगत चुकी हैं। हर 15 दिन बाद एक नई तारीख दे दी जाती है। ये जब भी अदालत में जाती हैं तो नंगे पांव जाती हैं। ये इंटरव्यू में भी नंगे पांव बैठी हैं। ये नंगे पांव क्यों बैठी हैं इंटरव्यू में, ये भी हम इनसे पूछेंगे। 26 जनवरी 2018 को इनके भाई की शादी होना थी। बहनें भाई के लिए मेहंदी के बड़े ताल लिए शादी की खुशियों में शरीक थी। पूरा खानदान बेटे की शादी के लिए बेताब था। 17 जनवरी 2018 को अंदरूनी सिंध का एक जिला जिसका नाम दादू है, उसकी तहसील महड़ में फ्यूडलिज्म के नतीजे में जागीरदाराना और मुदब्बिराना जाबिराना निजाम में से सिंध के ऐवान के इक्तदारों में बैठे 2 MPs हैं जिनका ताल्लुक चांडियो फैमिली से है। उन्होंने इनके बाप को, इनके चचा को, इनके 65 साला बुजुर्ग दादा को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इनकी दादी को बेवा किया गया। दादी को 2 जवान बेटों की मौत का रंज बर्दाश्त करना पड़ा। एक ही घर से 3 लाशें उठी तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। घर में कोई मर्द ना रहा तो इंसाफ के लिए हवा की बेटी उम्मे रुबाब ने सोचा कि मैं जब तक अपने दादा, बाप और चचा के कातिलों को, जो कि बड़े जागीरदार हैं, जो कि सिंध असेंबली के सिटिंग MPs हैं, उनके खिलाफ अदालतों में जाऊंगी। नंगे पांव अदालतों में क्यों जाती हैं, कितनी पेशियां भुगत चुकी हैं और इंसाफ की मुंतजिर हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उम्मे रुबाब, आपके बाप का मर्डर हुआ, आपके चचा का मर्डर हुआ, आपके दादा का मर्डर हुआ, एक कबायली खानदान से ताल्लुक है और आप हमारी कबायली बहन है। ये स्टोरी है क्या, कहानी है क्या, किन लोगों ने मारा आपके घर से 3 लोगों को? मैं अदालतों को बहुत मुकद्दस समझती हूँ, मैं अपनी माँ की जगह समझती हूँ, और मैं जब जाती हूँ तो मैं बावजूद जाती हूँ, और मैं इसीलिए नंगे पाँव जाती हूँ कि मेरे पाँव की जो गंदी जूतियाँ हैं वो मैं अंदर मुकद्दस अदालतों में मैं ना लेके जाऊँ। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अदालतें जो हैं वो मजलूमों को इंसाफ देने के लिए ये एक ही प्लेटफॉर्म है मजलूमों के पास। मेरे घर में जो 3 मैंने जनाजे उठाए, मेरे प्यारों के कत्ल का जो है इंसाफ मुझे वही अदालतें देंगी, तभी मैं अदालतों को इतना मुकद्दस समझती हूँ। आप इनके पाँव भी देख सकते हैं कि अभी भी इन्होंने जूते नहीं पहने हुए। सर्दी थी, जूते मैंने भी पहने हैं। मैंने इनसे कहा कि आप जूते पहन लें, इन्होंने कहा कि ये टॉपिक इतना मुकद्दस है कि मुझे अपने बाप, अपने चचा, अपने बाप के बाप यानी मेरे दादा, जो 3 कत्ल हुए, हमारी घर की दहलीज पर मेरे भाई की शादी थी, हम मेहंदी, ढोलक और खुशियां मना रहे थे। हमारे घरों में शहनाइयां बजनी थी, हमारे घरों से जनाजे उठे। फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट खड़ी हुई हूँ और कभी भी अपना मुकदमा वापस नहीं लूंगी। अदालतों से मोहब्बत की वजह से नंगे पांव जाती हूँ कि कहीं मेरी जूतियों की गंदी खाक उस मुकद्दस अदालत को ना लग जाए। कितनी पेशियां अब तक भुगत चुकी हैं अदालत में आप? 3 सालों से मैं ये केस लड़ रही हूँ और तकरीबन 200 पेशियां हो गई हूँ, क्योंकि हर 15 दिनों के बाद पेशी होती है। जब पेशियां होती हैं, आप नंगे पांव जाती हैं, तो कितनी दूर पैदल चल चल के जाती हैं और जो दूसरी पार्टी है उसके कितने कितने लोग अदालतों में खड़े होते हैं? मैं जब अदालत पहुंचती हूँ तो तकरीबन इनके साथ 400 लोग होते हैं, इनके साथ असला होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और मैं एक निहत्ती लड़की अदालत पहुंचती हूँ और मैं ये 4 सालों से ये प्रेशर बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा ईमान है कि मेरे साथ अल्लाह की मदद होती है और मेरे साथ बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की रिदा में लेकर जाती हूँ। मैं एक उनकी कनीज़ हूँ और मैंने उनसे सीखा है, ये करबला के मैदान से सीखा है कि जब कोई आपके साथ खड़ा ना हो तो आप हक के
کے لیے ایک عورت ہو کر آپ آواز بلند کر سکتی ہیں، تو میں نے یہ چیز ان سے ضرور سیکھی ہے۔ میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ آپ کو تاریخیں دے دی جاتی ہیں، اب تک 200 سے 250 تاریخیں پڑھ چکی ہیں، اب گھر جاتی ہیں، دادی اماں پوچھتی نہیں ہے کہ آج میرے 2 جوان بیٹوں کے قاتلوں کا کیا بنا، میرے ہسبینڈ کا کیا بنا؟ یعنی اس بزرگ خاتون کو بھی بیوہ کیا گیا، اس کے 2 لختے جگر اس سے جدا کیے گئے، ان کو یتیم کیا گیا، چچا کے 2 چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کیا گیا، پھر باپ اور چچا جو مقتول ہیں ان کو بھی یتیم ان کے باپ یعنی ان کے دادا کو مار کر کیا گیا۔ دادی کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے سندھ کے لوگوں نے ایک بہادر بیٹی کا ٹائٹل دیا ہے، سندھ کی بہادر بیٹی۔ جب گھر پہنچتی ہوں نا تو میری ہمت وہاں پہ جواب دے دیتی ہے کہ جب میں دادی کے سامنے جاتی ہوں اور وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا آج کیا بنا، تو میرے پاس لٹرلی الفاظ نہیں ہوتے، اور ابھی بھی سوری میں بات نہیں کر پا رہی۔ مجھ سے جب دادی پوچھتی ہوں میں انہیں کیا کہوں کہ دادی آج بھی مجھے تاریخ دی گئی ہے۔ 3 سالوں میں میرے لیے جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے اس وقت میں دادی کو جواب نہیں دے پاتی۔ تاریخ پر ایک نیا بہانہ دادی کے ساتھ کرتی ہیں کہ مل جائے گا انصاف؟ بالکل میں ایسے ہی کہتی ہوں کہ دادی انشاءاللہ میں نے وچن کیا ہے، میں آپ کو آپ کے شہیدوں کے آپ کے بیٹوں کے لیے انصاف میں لے کے دوں گی، دادا کے لیے میں انصاف لے کے آؤں گی، میں اپنے بابا کے لیے انصاف لے کے آؤں گی۔ گھر کے بڑے میرے دادا، میرے چچا، میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا تو مجھے ہی نکلنا پڑا انصاف کی خاطر، تو میں نکلی اور میں یہ اسٹرگل کر رہی ہوں۔ اور آپ یہ اسٹرگل کرتی رہیں گی مرتے دم تک۔ میں ان سرداروں سے ڈرتی نہیں ہوں، مجھے اگر خوف ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر کسی نے آپ کا مرڈر کر دیا تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کم از کم یہ ہے کہ جب سے میں کھڑی ہوں تو سندھ میں لوگ اویئر ہوئے ہیں اور وہ فیوڈلزم کے اگینسٹ بات کرنا شروع ہوئے۔ اصل میں ٹارگٹ یہی ہے کہ میں فیوڈلزم ختم کرنا چاہتی ہوں اپنے سندھ سے، یہ ظلم و ستم میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے، عدالت کے پاس پروفز ہیں یا وہ ضمانت پر ہیں؟ شکوہ کیا آپ کو عدالت سے؟ میرے پاس گواہ موجود ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کن لوگوں کے سامنے گولیاں ماری گئی تھیں؟ میرے چچا ہیں، آئی وٹنس ہیں، 2 اور بابا کے کزنس ہیں اور شاپ کیپرز وغیرہ ہیں، سب نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں۔ یہ دن دہاڑے قتل کیا گیا تھا؟ 26 جنوری پہ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی اور گھر میں یہ سمجھے کہ پہلی شادی تھی، میرے بابا بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے اور اچانک سے 17 جنوری پہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مطلب ایک خوشی کا ماحول جو تھا وہ پورا ماتم میں بدل گیا۔ آپ کے والد صاحب، چچا اور دادا کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ سردار ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں، اور میرے بابا پڑھے لکھے تھے تو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کی جو ہے غلامی کریں، اور میرے والد صاحب کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی فیوڈلزم کے اگینسٹ، کیونکہ میرے بابا ایک بار کچھ اپلیکیشنز وغیرہ لے کر اس سردار کے پاس گئے اور یہی کہا کہ آپ کو تیل اور گیس کی رائلٹی ملتی ہے اور یہ آپ کی ٹرائب کے، کیونکہ سردار ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو آزمانا ہے تو آپ اس کے ساتھ کلوز ہو اور آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا۔ تو میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ کلوز تھے، جب کلوز ہوئے ظاہر ہے وہ سردار مانتے ہیں ایک ٹرائب کی۔ یہ آپ لوگ مزارے تھے، نوکر تھے؟ بالکل، یہ ہر کسی کو ٹرائب کے لوگوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تابع دار ہیں ہمارے۔ تو میرے والد صاحب جب ان کے ساتھ کلوز ہوئے تو بابا نے دیکھا کہ وہ ہمیں نیچے بٹھاتے ہیں، کوئی عزت نہیں دیتے۔ میرے والد صاحب کی ایون اسپیچ پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے اپنے گھر سے ہیں اور یہ ہمیں اپنا محتاج بنا رہے ہیں، ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان کو سردار بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ان کو MPS بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ان کو طاقت ہم لوگ دینے والے۔ تو بابا نے کہا کہ ہم انہیں سردار نہیں مانتے، یہ کس حساب سے سردار مان رہے ہیں؟ یہ بالکل ایک ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ڈیموکریسی اور فیوڈلزم 2 اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ڈیموکریسی میں آپ ووٹس کے ذریعے سے الیکٹ کرتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کو، جبکہ فیوڈلزم میں جو کاؤنٹ ہے یا جو ایک بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہے جس کی زیادہ زمین ہے، اسی کی بدماشی ہے، اسی کی سرداری ہے، اسی کی جاگیرداری ہے، اسی کی زمینداری ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کا خدا ہے، اسی کا آسمان ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یورپ میں فیوڈلزم جب اپنی انتہا پر پہنچا تو دی ہسٹری آف فیوڈلزم بائی ڈیوڈ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ یورپ میں فیوڈلزم کے دوران کوئی شخص فیوڈلزم کے خلاف بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس ٹرم کو بھی یوز نہیں کرتا تھا۔ جاگیردار ان کے گلے کاٹ دیا کرتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر گھوڑوں کے پیچھے لٹکا کر گھسیٹا جاتا تھا۔ لیکن وقت جوں جوں تبدیل ہوا، ترقی یافتہ ممالک نے اپنے اندر سے فیوڈلزم کو ختم کیا۔ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ میں میں یہ سمجھتا ہوں ریاست مدینہ کی اس
बच्ची, इस बेटी, इस बहन को इंसाफ दिलाना भी अदालतों का काम है। अदालतें अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर रही हैं, लेकिन इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इसका ट्रायल शॉर्ट करके इस बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए, जो अदालतों की दहलीज पर बावजू होकर बीबी ज़ैनब की रिदा लिए वहां पर कनीज बनी खड़ी रहती हैं और अदालतों के एहतराम में आज तक इनके मुंह से उफ नहीं निकला। और कहना यह भी है कि हर पेशी पर जो महीने में 2 से 3 होती हैं, 400 से जायद लोग उन मुल्जिमान के साथ अदालतों में धन दनाते हुए आते हैं, असलहे लेकर आते हैं। इनकी उम्र यूनिवर्सिटीज, मदारिस, कॉलेजेस में पढ़ने की थी। इन्होंने काले कोट का मुंह देख लिया, इन्होंने अदालतों का मुंह देख लिया और इरादा सिर्फ यही है कि अपनी दादी को एक दिन जाकर जरूर बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे 2 जवान बेटों की मौत का बदला पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की सूरत में ले लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ जो है इनके दहाने पर नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, आप उनकी गाड़ी के आगे भी आई थी, वो क्या मामला था? उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे और मुझे पता चला कि वो कराची रजिस्ट्री आ रहे हैं और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिंध पुलिस टोटली कॉम्प्रोमाइज थी, पूरा रिकॉर्ड टेम्पर हो चुका था। जब कराची पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था और सारे लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे कि चीफ जस्टिस साहब सुमोटो एक्शन ले। तो उस क्राउड में जाहिर साकिब निसार साहब की नजर मुझ पे नहीं पड़ती। मैंने अपनी जान की परवाह ना की और मैंने साकिब निसार साहब की गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज का कि पाकिस्तान की इस बेटी को उस जगह पे भी नहीं देखा गया। साकिब निसार साहब की गाड़ी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी, क्योंकि मैंने एक रिस्क लेकर उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। उल्टा वहाँ पे ये हुआ कि पुलिस वालों ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे सड़क के उस पार फेंक दिया कि आप चली जाएं यहाँ से। तो मैंने हिम्मत फिर भी नहीं आ रही। फिर आप दादू से सफर करती हुई कराची पहुंची थी कितने घंटे का, और चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के आगे आई और पुलिस वालों ने उठा के सड़क के उधर फेंक दिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही? बिल्कुल, मैं दादू से 4.5 घंटे का सफर करके गई थी और सुबह के टाइम में तकरीबन 8 बजे में जाकर वहाँ पे खड़ी हो गई। आपने कुछ गिफ्ट भी किया था उनको, एक सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ था, वो क्या था? मुझे पता चला 1 मंथ के बाद कि साकिब निसार साहब फिर सखर आ रहे हैं। वहाँ जब मैं गई तो मैंने स्टेज पे जाकर उनको एक छोटा सा कुरान शरीफ गिफ्ट दिया, और वो कुरान शरीफ मैं इसलिए लेके गई थी कि मैंने जाकर उन्हें कहा कि सर मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ और अभी अल्लाह पाक ने आपको एक ताकत दी है कि आप मुझे इंसाफ दे सकते हैं। अगर आज आपने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो रोजे महशर में अल्लाह पाक से आपकी शिकायत करूंगी। मैंने ये अल्फाज साकिब निसार साहब को कहे थे। साकिब निसार साहब ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, पर वो मुझे जस्ट सिक्योरिटी देकर चले गए। मतलब वो चीफ जस्टिस थे, उनको भी ये नॉलेज थी कि सिंध के सरदार कितने इन्फ्लुएंशियल है, जस्ट सिक्योरिटी देकर वो भी रिटायर हो गए। आपको सिक्योरिटी देकर चले गए जिनका काम आपको इंसाफ देना था। क्या उनको भी लगता था कि आपको कोई खतरा है? ये कितनी गहरी बात है, एक लम्हे के लिए सोचिए, और कितनी एक पिंचिंग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और वो आपको इंसाफ देने की बजाय सिक्योरिटी देकर चले जाएं। यानी उसको भी लगता है कि इस मुल्क में जो शहरी है उसकी जानो माल की हिफाजत अदलिया यकीनी नहीं बना सकती या इदारे यकीनी नहीं बना सकते, वो उसने खुद ही कोई सिक्योरिटी ले लेनी है, उसको थ्रेट है। यानी उनको लगता था आपको कोई खतरा है। तो ये बात ने आपको पिंच नहीं किया? मुझे तो ये बड़ी अजीब सी लग रही है। यही मुझे शिकायत है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस को भी लगता है कि एक बच्ची जो है 18 साल की, वो इंसाफ के लिए दर बदर है। मतलब सिंध के सरदार इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इसकी जान को खतरा है। तो देखिए, मैंने पहले भी यही वर्ड्स कहे कि मुझे घर बैठे इंसाफ मिलना चाहिए था, मुझे इंसाफ नहीं दिया गया। सिक्योरिटी देने का मतलब आप भी समझते हैं, सब समझते हैं कि मतलब उनको भी, उनके भी नॉलेज में ये था कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल है। वो सिटिंग MPs है, इस वक्त भी वो MP हैं। तो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो या किसी बड़े स्टेक होल्डर से नहीं आप मिली, उनकी कंप्लेन नहीं की उनको? मुझे पीपल्स पार्टी से वही शिकायत है कि उन्होंने मेरे सर पे दस्ते शफकत कभी नहीं रखा। उन्होंने उल्टा वो अपने दोनों MPs को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सब अपनी बच्चियों वाले, मैं भी किसी की बख्तावर हूँ, मैं भी किसी की आसफा हूँ। मतलब इनके घर में जो बेटियां हैं वो बेटियां हैं, हम किसी की बेटियां नहीं है, हम किसी की इज्जत नहीं है। इनको मरियम नवाज तो पाकिस्तान की बेटी लगती है, पर हम जो इंसाफ के लिए दरबदर हैं, हम इनको नजर नहीं आते हैं। सियासतदानों से, जागीरदारों से और ये मुदब्बिराना, जाबिराना, जमींदार सिस्टम जिसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, इसके अगेंस्ट खड़े होना, आपको पता है ये खतरों से खाली नहीं है। आपकी जान इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क पर है। बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और मैं आज ये रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी जब भी मौत होगी गोली से ही होगी। ये सरदार और जागीरदार किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं, मुझ मजलूम का। ये बात क्यों कहती हैं कि आपकी मौत गोली से ही होगी? अल्लाह ना करे आपको गोली लगे, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले और हमारे निज़ाम इंसाफ में बैठे
मुंसिफ, मैं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके अल्फाज सीनों को चीरते हैं कि मुझे जब भी कुछ हुआ तो मुझे गोली लगेगी। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची कह रही है। मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब से, या कोई भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है इख्तिदार के ईवानों में बैठा शख्स, तो इस बच्ची को जरूर इंसाफ दिलवाएं। स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। 2 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई शख्स इनको सुनता हो। हमारा सिस्टम मुझे लगता है फेल हो चुका है। एक बच्ची इंसाफ के लिए एक हिम्मत करके सरदारों और जागीरदारों के खिलाफ खड़ी है। इसमें मैं नाउम्मीद नहीं हुई हूँ, पर मैं एक बच्ची हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं कितनी स्ट्रगल करूंगी, मैं कितना लड़ूंगी। चीफ जस्टिस से, इमरान खान साहब से, या किसी रियासत मदीना के दावेदार से कुछ कहना चाहें तो कह सकती है। इमरान खान साहब से, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कि सर आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान की एक बेटी इंसाफ के लिए दरबदर है, और ये रियासत मदीना है। क्या किसी आम आदमी को रियासत मदीना में इंसाफ मिल सकता है? मेरा केस जो है अदालतों के लिए टेस्ट केस है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इसमें आप सो मोटो एक्शन ले। ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ। मैं थकने वाली नहीं हूँ, मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपनी हिम्मत करके लड़ रही हूँ। 3 सालों तक ये केस जो है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ सका है, तो आप सोचे कि हमारे मुल्क में जो आम आदमी है उनके साथ क्या होता होगा। आपने एक लफ्ज यूज किया कि मैं एक बच्ची हूँ और मैं थक गई हूँ, ये ना हो मैं थक जाऊँ, इससे क्या मुराद है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक हिम्मत नहीं आ रही। मैंने बहुत सी मुश्किलात को फेस किया है। जो मेरी उम्र थी 18 साल से 21 साल की उम्र में, ये मेरी खेलने कूदने की उम्र थी। मेरी जो उम्र की बच्चियां हैं वो आज तक अपने फैमिली के साथ, अपने बाबा के साथ नखरे करती हैं। मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ये जरूर वाज़ेह करूंगी कि अगर मुझे अल्लाह ना करे पाकिस्तान की अदालतों में मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे जिनको अल्लाह पाक ने आज पावर देकर बिठाया है, तो मैं उन सब की शिकायत करूंगी अल्लाह से, और मैं इंशाल्लाह रोज़े महशर इन सब से मैं हिसाब लेके रहूंगी। जिन जिन लोगों ने इनको इंसाफ दिलवा सकते हैं इंसाफ ना दिलवाया, तो ये कहती हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में रूबरू खड़ी होंगी अल्लाह के सामने और शिकायत करूंगी इन लोगों की कि इन लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। मेरा बाप मार दिया, मेरा चचा मार दिया, मेरा दादा मार दिया, और तो और नंगे पांव उस मुकद्दस अदालत आलिया की मैं तहसीन करती रही, अदब करती रही, एहतराम करती रही, कर्ब से गुजरती हुई, थकी नहीं, अकी नहीं, झुकी नहीं, ना झुकूंगी कभी। और जब लगेगी मेरे सीने पर गोली लगेगी। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में इनके साथ इस तरह का कोई सानहा पेश आए, इससे पहले कि ये हादसा सानहा बन जाए और सानहे के बाद किसी बड़े सानहे को जन्म दे, नई नस्लों में नफरतें और कदूवतों के बीज बोए। मेरी तमाम स्टेक होल्डर से एक मरतबा फिर से हाथ जोड़कर अपील है कि उम्मे रुबाब को जरूर इंसाफ फराहम किया जाए। फ्यूडलिज्म जैसी लानत जब तक पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी, यहाँ तब्दीली नहीं आएगी। आज हमारे इक़्तिदार के ईमानों में बैठे हुए मेजोरिटी में लोग वो हैं जिनके असर रसूख हैं। द लार्ज लैंड ऑनिंग फैमिलीज जो पाकिस्तान की हैं, इन्होंने अपना तशख़्ख़ुस ऐसा बना लिया है कि इनके सामने अगर कोई शख्स सोफे पर टांग रखकर बैठना तो बहुत दूर की बात, इनके कदमों में अपने गंदे कपड़ों के साथ बैठ जाए और उसकी मिट्टी उनके सफेद काटन और लट्ठे के कपड़ों पर लग जाए, तो यकीन करें वो उनको जूते मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब दुनिया से जाएंगे तो सफेद कॉटन या लट्ठा ही उनके जिस्म की जीनत बनेगा। दोनों हाथ कफन से बाहर रख लिए जाएं तो खाली हाथ आप इस दुनिया से जाएंगे, और मनो मट्टी के नीचे आपके कफन को मैला वो मट्टी करेगी। जिस मट्टी का कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान के इदारों में बड़े मुंसिफ बैठे हैं, बड़े सियासतदान बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिनकी बात सुनी जाती है। हम अपने प्लेटफॉर्म से इस बच्ची की जितनी आवाज बुलंद कर सकते थे हमने की है। मैं एक मरतबा फिर से आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, कि इससे पहले आपकी शिकायत भी अल्लाह की बारगाह में लगे। अल्लाह हाफिज।